सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में भारत के 89 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रोहित कृष्णा। तो सिंपल सा याद रखना है, रोहित कृष्णा का नाम, जो कि भारत के निवासी वे शतरंज ग्रैंड मास्टर 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर हमें देखते हैं कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। और आपको याद रखना है, इनसे पहले जो बनी थी 88 नंबर की, वो दिव्या देशमुख थी, वो महाराष्ट्र से थी। और उनसे पहले 87 नंबर के हरि कृष्णन बने थे, वो तमिलनाडु से ही थे। अब यहाँ पे चेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो सबसे पहले याद रखना, हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार उन्होंने ही जीता था। अभी जो लेटेस्ट हम बात करें 2024 का, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। बताइए उन खिलाड़ियों के नाम क्या है? बाकी हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम है डी गुकेश। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। अगर आपसे पूछते हैं कि पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। लेकिन अगर पूछे कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। देखो, अलग अलग कैटेगरी होती है। ग्रैंड मास्टर एक अलग कैटेगरी है और वुमेन्स ग्रैंड मास्टर एक अलग कैटेगरी है। मतलब जो स्कोर होता है, इसमें जो स्कोर करते हैं उसके आधार पर ये रैंकिंग में रखते हैं खिलाड़ियों को। तो जो ग्रैंड मास्टर है उसमें पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती है। लेकिन जो वुमेन ग्रैंड मास्टर वाली जो इनकी कैटेगरी है, उसमें केवल महिलाएं आती है। तो हम बात करते हैं, अगर वुमेन ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली व्यक्ति कौन थी, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला का कौन थी, तो आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी जो 2024 में 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत विजेता रहा था। अब अगला जो होगा 2026 में होगा 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, इसको जीता कोनेरू हम्पी ने। फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश ने चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था। उसके अलावा ये भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न चेस से ही, जैसे कि शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में होगा, कहां पर होगा? भारत में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। अभी पहला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो चाइना में हुई थी, उसको चाइना की प्लेयर जू वेंजुन ने जीता। और किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 को मैग्नस कार्लसन ने जीता। चेस के नंबर 1 प्लेयर है, नॉर्वे से आते हैं। और अभी जो तीसरा फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे? जॉर्जियो में हुआ था, याद रखना। उसको दिव्या देशमुख ने जीता था, कोनेरू हम्पी को हराया था। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी दिव्या देशमुख, जो कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी महिला है। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जो भी हुआ था, कहां पे? रियाद, सऊदी अरब में, उसको मैग्नस कार्लसन ने ही जीता था। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। तो फिडे की बात करें, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो चेस का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया, यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो आंसर होगा तुवालू। तो तुवालू ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में एक देश है, जो पूरे देश का प्लान्ड माइग्रेशन यानी कि नियोजित पलायन करने वाला है। और ऐसा करने वाला तुवालू ये दुनिया का पहला देश होगा जो अपनी पूरी जनसंख्या को किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, समुद्रों को, महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है मतलब। और इसी तरह से आने वाले कुछ ही समय में ये जो तुवालू देश है ये पूरा जल के अंदर चला जाएगा, पूरा देश डूब जाएगा। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और तुवालू दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ, उसको नाम दिया फेलेपिली यूनियन ट्रीटी, जिसके तहत तुवालू ये अपनी पूरी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में
शिफ्ट कर देगा, मतलब इसकी पूरी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में बसाया जाएगा। वहाँ पे जो भी ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकार हैं वो इनको दिए जाएंगे। बात करें तुवालू इसकी टोटल पॉपुलेशन की तो लगभग 11,000 यहाँ पे जनसंख्या है। मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा तुवालू, ये ओशियाना क्षेत्र का एक देश है जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित है और 9 आइलैंड्स को, 9 द्वीपों को मिला करके ये एक देश बनता है। कैपिटल होती है इसकी फुनाफुटी। ऐसे याद रख लो। कोई व्यक्ति है जो तुवालू में रहता है, उसने बड़ा बढ़िया सा घर बनाया, सब कुछ बढ़िया सेटअप कर दिया। अब पता लगा कि उन्हें तो यहाँ से वहां भेजा जा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। वो कह रहा है मेरी तो किस्मत फूटी, क्योंकि उसकी कैपिटल है फुनाफुटी। और करेंसी तुवालुअन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों चलती है। प्रधानमंत्री है फेलेटी टियो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है तुवालू। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हमने कहा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ किस देश में भी 100% ग्लेशियर पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, तो वो देश है वेनेजुएला। और आपको बताया अभी किसी एक ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था। नेपाल का एक ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? याला ग्लेशियर। और अभी पहली बार ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में भी हमने मनाया है, 21 मार्च को, याद रखना। और विश्व जल दिवस जो अभी हमने मनाया था उसकी थीम जरूर याद रखना, ग्लेशियर संरक्षण उसकी थीम थी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न भी देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर साल ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम भी है आंसरिंग द कॉल। और आप जानते हो भारत में जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे होता है वो 3 अगस्त को होता है। क्यों? क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था एम्स दिल्ली में। और आप जानते हो दुनिया में पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये डॉक्टर जोसेफ मुर्रे ने किया था 1954 में। और इसी के लिए उनको 1990 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। मैंने आपको तारीख बताई दी है, कब? 3 अगस्त 1994 1994 में। और इनका नाम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ही इनका निधन भी हो गया है। और विश्व में जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था 1967 में साउथ अफ्रीका में। और एक और पॉइंट याद रखना, दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत तीसरे स्थान पर आता है, टॉप पर अमेरिका है। और भारत के अंदर अंगदान के मामले में टॉप राज्य तेलंगाना है। अब डे वाला प्रश्न है। चलो, अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 1 अगस्त को 4 दिवस मनाए थे, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आ गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस बोल दो। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है। अच्छा, 12 अगस्त को एक और आप ध्यान रख सकते हैं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की अभी 106वीं जयंती 12 अगस्त को ही मनाई गई है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो आंसर होगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। तो अभी 12 अगस्त को लोकसभा में इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को पास कर दिया गया। ये बिल इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 1908 की जगह लेगा, जो कि 116 वर्ष पुराना है। अब ये जो नया बिल है ये पोर्ट्स जो हो गए, जो बंदरगाह हो गए, मैनेजमेंट और भारतीय पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाने के लिए लाया जा रहा है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे स्टेट्स में, राज्यों में स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बनाए जाएंगे। ये बोर्ड्स अपने स्टेट के नॉन मेजर जो भी पोर्ट्स हैं उनको मैनेजिंग और रेगुलेट करने का काम करेंगे। हर राज्य सरकार डिस्प्यूट रेगुलेशन कमिटीज बनाएगी। ये जो डिस्प्यूट रेगुलेशन कमिटीज है ये नॉन मेजर पोर्ट्स जो भी होंगे उनमें पोर्ट्स यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए बनाई जाएगी। और बंदरगाहों के लिए, जो पोर्ट्स हैं मतलब, तो बंदरगाहों के लिए जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको बनाने के लिए मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा अब बंदरगाहों को मार्पोल और बेलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जैसे इंटरनेशनल जो भी रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा।
मारपोल और बेलास्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मारपोल का मतलब हो गया मैरीटाइम पॉल्यूशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी ओशियंस हैं, जो भी सी है, उससे डंपिंग ऑयल और एयर पॉल्यूशन को कम करना। ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1983 से। उसी तरह से बेलास्ट की हमने बात करी। बेलास्ट ये एक वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन है। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी ही है जिसका उद्देश्य है हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, हानिकारक जलीय जीव को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकना, और ये लागू होता है 8 सितंबर 2017 से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना आप। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो पॉइंट्स थे, मैंने आपको लाइन टू लाइन समझा दिए। तो प्रश्न हमारा यही था कि अभी लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी 15वीं जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी 1 से लेकर 12 अगस्त तक हुआ। कहां पर हुआ? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। जीत लिया झारखंड ने, किसे हराया? हरियाणा को। तो ये जो चैंपियनशिप है ये अंडर 20 वुमेन्स के लिए आयोजित की जाती है, हर साल होती है। इस बार इसका 15वां एडिशन था। हॉकी इंडिया इसका आयोजन करता है। हॉकी इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हॉकी से संबंधित और भी जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े थे वो मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025, इस बार इसका 14वां संस्करण होगा, भारत में होगा, तमिलनाडु में। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप यह भी 2025 में ही होगा, भारत में होगा, राजगीर, बिहार में। 2026 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। वंदना कटारिया हमारी हॉकी प्लेयर थी, संन्यास ले लिया। और अभी जो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा 11वां संस्करण, ये चाइना के हांगझाओ में होगा। IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 अभी UAE में हुआ, उसमें पहले स्थान पर फिलीपींस रहा और भारत तीसरे स्थान पर रहा। उसके अलावा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन हुआ अभी चेन्नई में, उसमें पुरुष वर्ग में तमिलनाडु विजेता रहा तो महिला वर्ग में उड़ीसा। ललित उपाध्याय हमारे हॉकी प्लेयर थे, संन्यास ले लिया। हॉकी इंडिया ने अभी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस यानी कि बैठक का आयोजन किया था। और पैन अमेरिका हॉकी कप ये हुआ अभी उरुग्वे में, जिसमें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में अर्जेंटीना विजेता रहा और अमेरिका उप विजेता रहा था। और अभी हमने पढ़ा था कि 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ये भी चेन्नई में हुआ, पंजाब ने जीता था झारखंड को हरा करके। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम, और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, और एक एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, तो हॉकी से संबंधित ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए और ये स्टैटिक भी बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर शुरू होगा या कहां पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। आपको याद होगा इस साल जो IPL का 18वां संस्करण हुआ था उसको जीता था RCB ने, हम सभी खुश हुए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फिर से दुखी हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने जो अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन किया था वो कहां पे किया था? बंगलुरु में जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। और आपको पता है उसकी क्षमता से ज्यादा भीड़ आ गई थी, भगदड़ मच गई थी, बहुत से लोग मारे गए थे, तो खुशी का जो माहौल है वो गम में बदल गया था। अच्छा, ये जो भगदड़ हुई थी ना, तो उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, जस्टिस माइकल कुन्हा आयोग। तो उस आयोग की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बंगलुरु में एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए। तो बस उसी तर्ज पर या उसी बात पर अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, उन्होंने 1650 करोड़ रुपए की लागत से एक नया स्टेडियम बनाने की मंजूरी दे दी है। ये बंगलुरु की सूर्या सिटी में बनेगा और इसकी कैपेसिटी होगी 80,000 दर्शकों की। और आप कह सकते हो कि आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये भारत में ही क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो उसके बाद ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो, कि हमने कई बार पढ़ा भी है कि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में बन रहा है। अभी तक वही था, लेकिन अब इसकी घोषणा हो चुकी है, तो ये अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, कैपेसिटी 80,000 दर्शकों की है। जयपुर वाले की लगभग 75,000 के आसपास थी। तो जयपुर वाला कल तक बात करते हैं
तो वो दूसरा सबसे बड़ा था, लेकिन इसकी घोषणा होने के बाद ये अब दूसरा सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेडियम से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो ये याद रखना कि अभी मोदी जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया था? वाराणसी में, वाराणसी के सिगरा में, और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी के नाम पे रखा था। उसी तरह से ये आपको बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। एक सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पे रखा था। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पे। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या हो गया? पहले देखो, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ सूचकांक को शुरू किया, और इसे तैयार किसने किया? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने, सेंट्रल स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका उद्देश्य होगा औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करना। मतलब भारत में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी सुनिश्चित करना, ये चेक करना कि जो भी दवाएं हैं वो सभी मानकों को, जो भी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उनके अनुसार है या नहीं है, ये इसका काम होगा। तो सिर्फ इतना ही इसमें याद रखना है। श्रेष्ठ सूचकांक को अभी लॉन्च किया किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और हेल्थ मंत्री कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कहां पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा चक्र, इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली एनसीआर में। तो याद रखना भी, दिल्ली एनसीआर में पहला एकीकृत बहु राज्य अभ्यास सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। तो इसमें हुआ क्या? तो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है भविष्य में, तो उसमें हम क्या करेंगे, लोगों को क्या क्या करना है, उसी का ये एक मॉक ड्रिल अभ्यास था। मॉक लगाते हो ना, जैसे आप एग्जाम आने वाला है, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो एग्जाम के जैसे ही पैटर्न पर आपका एक टेस्ट लिया जाता है, एक नकली टेस्ट। ठीक है, तो उसी तरह से एक नकली अभ्यास किया गया कि जब असलियत में जरूरत पड़ जाएगी तो हमें ऐसे ऐसे काम करना है। मॉक ड्रिल तो आप समझते ही हो, है ना? तो क्या उद्देश्य है? ये सुनिश्चित करना कि विभिन्न एजेंसियां, जो भी नागरिक हैं, वो वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। मतलब जो भी एजेंसियां इसके लिए काम करेंगी, जो भी नागरिक हैं वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, सबको तैयार रहना है। उसके लिए एक मॉक ड्रिल हुआ है, नाम याद रखना, सुरक्षा चक्र इसका नाम है। कहाँ पे हुआ? दिल्ली एनसीआर में। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली एनसीआर क्या है? ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, उसके अलावा आसपास के क्षेत्र शामिल है, जैसे कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्से इसके अंदर आते हैं। उसको मिलाकर के दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। अच्छा, सुरक्षा चक्र से आपको याद आएगा, सीबीआई ने भी इस तरह से एक चक्र नाम से कोई ऑपरेशन चलाया था, याद आया था? ऑपरेशन चक्र इसी साल हमने पढ़ा था, जिसके तहत सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया था। तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो तातो 2 ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? शी योमी डिस्ट्रिक्ट में। और इसके लिए अभी भारत सरकार ने 8146.21 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मिलकर के बनाया जाएगा। कहां पर स्थान बताया? शी योमी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। लागत आने वाली है, मतलब इसके लिए कितना बजट पास किया गया? 8146.21 करोड़ रुपए। कैपेसिटी इसकी होगी 700 मेगावाट की। किस नदी पर? भाई हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पानी से बिजली बनेगी तो नदी तो होगी ना, शियोम नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी तरह से याद रखना कि इसी शी योमी डिस्ट्रिक्ट में ही टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। उसकी कैपेसिटी 186 मेगावाट होगी, और ये यारजेप नदी पर बनेगा, जो कि शियोम की सहायक नदी है। वैसे आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा चालू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। और अरुणाचल प्रदेश से याद आएगा, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक को जल विद्युत का दशक यानी कि डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया था।
बाकी मैं आपको चलो सीधे अरुणाचल प्रदेश ही ले चलता हूँ। ये रहा मैं अपने अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर हैं केटी परनायक। यहाँ पे बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगल्याप दर्रा मिलेगा। बाकी नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन हो गया, गयाल हो गया, पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला, वृक्ष है होलांग। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े यहाँ से। तो प्रचंड प्रहार अभ्यास अभी हुआ था, त्रिसैन्य अभ्यास है, त्रिसेवा अभ्यास है। तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। और बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अभी अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया, बता दिया मैंने आपको। और देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार का आयोजन भी किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में उड़ीसा ने ओरिसन हैंडलूम यानी कि हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा माधुरी दीक्षित को। तो माधुरी दीक्षित, इनको याद रखना, अभी उड़ीसा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसकी घोषणा अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कर दी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे, उड़ीसा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। अब ब्रांड एम्बेसडर से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं, मतलब रिवाइज करवाता हूं जो भी 2025 में हमने पढ़े थे। जैसे कि टाटा मोटर ने बनाया था विक्की कौशल को, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह, स्केचर्स जो कि अमेरिकी फुटवेयर कंपनी, उसने जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसने कार्तिक आर्यन को, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसने अनन्या पांडे को, ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी, उसने कीर्ति सेनन को, यूरेका फॉप्स ने श्रद्धा कपूर को, कर्नाटक सॉप एंड डिटर्जेंट ने तमन्ना भाटिया को, कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया, ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा, डिटोल के MS धोनी, मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी, मशहूर सनग्लासेस कंपनी ओकले, उसके बने थे शुभमन गिल, और एक और कंपनी है वोग आईवियर, शाहिद कपूर बने इसके। बाकी अभी जोमेटो के बने थे शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का बनाया गया था सारा तेंदुलकर को। झारखंड पर्यटन के बने महेंद्र सिंह धोनी। और एक ये भी याद रखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी थी। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने थे। ठीक है, तो ये सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज बनाई जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। MCQ फॉर्मेट में क्विज तैयार होती है हिंदी और इंग्लिश में विद एक्सप्लेनेशन। तो क्विज डेली आप लगाया करें। क्विज लगाने से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो एग्जाम में चीजों को आप भूलोगे नहीं। तो क्विज कहाँ मिलेगी? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये डायरेक्ट आप उसे गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। PDF आपको डेली मिली जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2025 इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। और प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना ये कब तक के लिए भी बढ़ा दी गई है? मार्च 2028। और जुलाई 2025 माह के लिए भी ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया शुभमन गिल को। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे अभी लोकसभा में पास कर दिया गया, किस पुराने एक्ट को रिप्लेस करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अभी सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? तो 4200 करोड़ रुपीस। और अभी हाल ही में जारी नम्ब्यू सेफ्टी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? मैंगलोर। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है विनफास्ट। भारत में इसने अपना पहला प्लांट कहां पर खोलने की घोषणा की? तमिलनाडु में। और किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया? अमेरिका। देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला? लोकप्रिय गोपीचंद बारदोलाई हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी में है। और आखिरी प्रश्न था, भारतीय दल ने अभी एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में टोटल कितने मेडल जीते? 27 मेडल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि उज्ज्वला योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।